हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेजिग्नेशन के क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैं बता देता हूँ अथॉरिटी में। तो फटाफट चलते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो आप एप्लीकेशन लिखेंगे अपने स्टेशन इंचार्ज को कि मैं किस लिए रिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो मैं अपने केस में एक दिखा देता हूँ डमी टाइप का कि अपन मान लीजिए चाय का ठेला खोलना चाहते हैं, पोहा का ठेला खोलना चाहते हैं और उसके लिए हम रिज़ाइन कर रहे हैं जॉब को। तो उसके लिए कैसे एप्लीकेशन लिखूँगा और स्टेशन इंचार्ज को दूंगा, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ देखोगे आप, तो मैंने एक लिख रखा है रेजिग्नेशन फॉर टी स्टॉल वेंचर। तो ऐसे टाइप का लिखने का मतलब यूजुअली मेरे को लगता है थोड़ा एक डॉक फॉर्म में आप लेके जाएं तो बेहतर है, बेहतर है कंपेयर टू अगर एक आप हाथ से लिख के जा रहे हैं। थोड़ा क्या प्रोफेशनैलिटी दिखाता है ये चीज़। तो मैं यूजुअली लेटर या एप्लीकेशन ऊपर कहीं पास करना होता है ना, तो मैं ऐसे ही डॉक फॉर्म में लिख के ले जाता हूँ। पीडीएफ फॉर्म में लेके जाएं तो अच्छा है। डिसिप्लिन भी दिखाता है, थोड़ा एक लेवल भी दिखाता है, थोड़ा सा एलिगेंट लगता है। ऐसे ही हाथ से लिख के ले जाएंगे ना तो अच्छा नहीं लगता है, स्कूल कॉलेज का बच्चा लिख के लाया ऐसा लगता है। तो आप कभी लिखें एप्लीकेशन कभी भी किसी भी कंपनी में ऊपर ना, तो ऐसे ही लिखना चाहिए मेरे को लगता है। एनीवे, तो यहाँ देख रहे हो आप, लिखा हुआ है रेजिग्नेशन फॉर टी स्टॉल वेंचर टू स्टेशन एचआर का जो भी मतलब होगा पर्सन, उसके लिए अपन स्टेशन के लिख रहे हैं ये। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुंबई जैसे भी लिखा है, थ्रू स्टेशन इंचार्ज। मान लीजिए यहाँ पे एचआर का पर्सन के पास जाएगा थ्रू स्टेशन इंचार्ज, मतलब इट कुड बी योर जीएम, इट कुड बी आरईडी, एयरपोर्ट डायरेक्टर, कोई भी हो सकता है। मतलब आरईडी तो नहीं होंगे, एयरपोर्ट डायरेक्टर समझ के चलिए। वो यहाँ से थ्रू उनके थ्रू एचआर पे जा रहा है, तो क्योंकि साइन लगेगा उनका, इसलिए अपने को ऐसे लिखना रहता है। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई विश टू फॉर्मली सबमिट माई रेजिग्नेशन फ्रॉम माई रोल एज जेई जूनियर एग्जीक्यूटिव लिखा है मैंने, एज एट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद इफेक्टिव फ्रॉम दिस मंथ ऑफ 2025 या जो भी। आई हैव वर्कड इन मुंबई दिस यूनिट फॉर 4 years, ऐसा टाइप का। This decision comes from careful consideration as I intend to pursue a poha and tea stall venture for my next phase of my life. I view this as a valuable learning opportunity to develop myself further, both professionally and personally. At the same time, I greatly value the experience, learning, and support I have received in form of Airports Authority of India. Every form of at Airports Authority of India, I have been already working on different ideas, and some of them have started generating revenues. I would like to continue doing it full time. I am financially in a better position now to resign from the job of AI. I will ensure a complete handover of my formalities and provide all necessary documents in the month of this for smooth transition. I kindly request my senior officials to relieve me from my duties here in AI to pursue my venture. Yours sincerely, तोपचंद, नाम ऐसे ही दे दिया मैंने। जूनियर एग्जीक्यूटिव, CNS, एम्प्लॉय आईडी, फ़ोन नंबर, मुंबई स्टेशन और डेट वगैरह। सो जस्ट एक डमी टाइप का मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है ये आपको दिखाने के लिए कि कैसे लिख सकते हैं करके। तो ये एप्लीकेशन लिख के आप ले जाएंगे अपने स्टेशन इंचार्ज के पास, वो सवाल करेंगे आपसे, तो उसके लिए ये भी रेडी रहने का, तो ईमानदारी से बता देने का जो है, क्योंकि उनके साइन लेंगे आप। किसी का साइन ले रहे हैं ना, तो सामने उनको हक है जानने का, ऐसे ईमानदारी से बताइए, क्योंकि क्लोज रूम में बात हो रही है तो वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं। मे भी दे कैन आस्क यू कि फाइनेंशियल पार्ट भी पूछ सकते हैं कि आगे पैसों का कैसे हिसाब किताब करोगे, तो वो भी बता देने का। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो साइन करेंगे। तो जैसे ही वो साइन करेंगे तो वो ले जाके आप फिर कहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, एचआर में दे सकते हैं। तो एचआर में जिसको लिखा है अपने स्टेशन के, उसका साइन लगेगा फिर। तो थ्रू स्टेशन इंचार्ज आपने स्टेशन इंचार्ज का साइन लिया, फिर वो एचआर के पास गया, तो एचआर वाले जिनके लिए लिखा है, वो हायर अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, उनको जो लिखा है उनका साइन लगेगा, जीएम वगैरह हो सकते हैं वो। तो जैसे ही उनका साइन अप्रूव हो जाएगा तब आपका रेजिग्नेशन अब प्रोसेस में चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये तो था लेटर। तो जैसे ही आपका रेजिग्नेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा तो उसके बाद कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लगेंगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, एक परफॉर्मा हो गया रेजिग्नेशन का, तो ये आपको लिख के देना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है, प्रेजेंट पोस्टिंग क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, कब ज्वाइन किए, और प्रॉपर चैनल के थ्रू जा रहे हैं कि नहीं, कहाँ जा रहे हैं ये भी बताना रहता है, क्या करना चाह रहे हैं ये सब लिख देना। ऐसे ही प्रोफॉर्मा है एक। तो
यहाँ पे आप लिख दे सकते हैं और सारे जो स्टेशन इंचार्ज या फिर आरईडी जिनका भी साइन लगेगा वो करवा के देना पड़ेगा। इसके अलावा पीएफ के लिए आपको विड्रॉल का बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे है एक देख रहे हो आप, तो सब बैंक के डिटेल्स दे देना जिसमें आपको पीएफ का पैसा चाहिए होगा विड्रॉल करने के बाद, और साइन वाइन लगेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद एक एग्जिट इंटरव्यू फॉर्म है, मतलब सॉर्ट ऑफ फीडबैक फॉर्म है कि कैसा लगा आपको ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं एक्सीलेंट, वेरी मच, क्या क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, वर्क कल्चर, जॉब सेटिस्फेक्शन, ऑल दोज थिंग्स। सो ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। फिर यहाँ पे अप्लाई करने के लिए पीएफ और विड्रॉल अप्लाई करने के लिए आप ये लिख रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे। सो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड हो गया, पीएफ आईडी आप लिखेंगे, बाकी जनरल डिटेल्स है, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सब क्या है आपका वो लिखेंगे। फिर उसके बाद पीएफ कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ पोस्टिंग थी और क्या क्या मतलब पीएफ है आपके रहे हैं पुराने, वो सब लिखने का। ओल्ड सीपीएफ नंबर है कोई तो वो भी लिखने का। पीएफ आईडी एक ही होती है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएं तो जनरली ईपीएफओ वाले देखते हैं और पीएफ की आईडी एक ही रहती है। जनरली कई लोग पूछते रहते हैं ना कि पता कैसे चलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ, अगर मैं तो छुपा लूँगा तो क्या हो जाएगा। तो उसका आंसर ये है कि पीएफ जब वो सबमिट करेंगे, जब वो डालेंगे पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में, तो उनको पीएफ आईडी लगेगी और वो पीएफ आईडी जब ट्रैक करेंगे तो आप पता लग जाएगा कि आप रेलवेज़ में काम कर रहे थे, अब अथॉरिटी में आए, या फिर अथॉरिटी में काम कर रहे थे, अब रेलवेज़ में गए। तो पीएफ आईडी एक ही होती है और उस वजह से थोड़ा चांसेस हो जाता है। हाँ, इन केस अगर आपको पीएफ के बजाय अब एनपीएस मिल रहा है तो आपको अलग सेपरेट प्रोसीजर करना पड़ेगा। मे बी सेंट्रल में एनपीएस वगैरह चलता है ना, तो वहाँ अगर जा रहे हैं तो उस केस में आपको अलग फिर प्रोसीजर चालू करना पड़ेगा, एनपीएस का वहाँ चालू करना पड़ेगा, यहाँ से अमाउंट विदड्रॉ करना पड़ेगा और फिर वहाँ ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको करने पड़ते हैं। पीएफ का ही मेन रहता है एक्चुअली। फिर उसके बाद ये डिक्लेरेशन ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट है कि यहाँ पे साइन वाइन करेंगे कि आप कहीं और एम्प्लॉयड नहीं थे करके, ये बताने के लिए नॉट लेस देन 2 months इमीडिएटली, ऐसा करके प्रिसीडिंग डेट ऑफ माय एप्लीकेशन फॉर फाइनल विड्रॉल। तो मेरे केस में तो नहीं था ये कि क्योंकि मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ तो रिज़ाइन ही करना था। तो उसके बाद आपका अगर मान लो कहीं और जाते हैं तो उसके बारे में मेंशन वगैरह कर देने का। तो ऊपर जैसे फॉर्म था वहाँ पे भी बता देने का सब चीज़ें कि कहाँ मैं जा रहा हूँ करके। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं। उसके बाद आपको पीएफ का एक अलग से देना पड़ेगा, ये भी एक लेटर समझ लीजिए। एक तो आपने पर्सनल डिटेल दिया, पर विड्रॉल के लिए भी देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे भी मैं एक डमी एप्लीकेशन बना दिया हूँ, देख रहे हो आप, एप्लीकेशन फॉर पीएफ विड्रॉल ऑन रेजिग्नेशन। किसी एचआर के पर्सन को आप लिख रहे हैं, ये उनका एड्रेस है, मतलब ऑफिस का। और रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई तोपचंद जेई CNS हैव फॉर्मली सबमिटेड माई रेजिग्नेशन फ्रॉम करेंट रोल एज जूनियर एग्जीक्यूटिव CNS एट AAI ऑन दिस डे एंड रिलीव्ड ऑन दिस डे। रिलीव मतलब उस दिन छोड़ दिया गया हूँ, क्योंकि आपके रिलीव होने के बाद ही पीएफ का काम चालू होगा। I was posted in ATS Mumbai since this point, this date, जो मेरी ज्वाइनिंग डेट थी। आप लोग को बताया भी है ये सब चीज़ें, वीडियो बने हुए हैं पुराने, देख लेना जाके। I want to focus on my tea stall journey since some of my ventures started paying my living expenses. I wanted to now pursue it full time. I had great time in AI and had no issues with the job. To complete the process of resignation, I request to release my EPF amount. I have filled and submitted all the necessary document regarding resignation and EPF withdrawal provided by AI with cancelled check for withdrawal of EPF. Cancelled check ज़रूरी होता है क्योंकि उसी अकाउंट में आपको PF का अमाउंट मिलेगा. I kindly request my senior officials to allow me to withdraw my EPF amount saved over these years for the efforts I have put in the organization from this date. Okay, so ये मेरी ज्वाइनिंग डेट थी, इसलिए मैंने ये रखा. थैंक्स एंड रिगार्ड्स योर फेस बोली तोपचंद, जूनियर एग्जीक्यूटिव CNS, एम्प्लॉय आईडी मुंबई एंड फ़ोन नंबर, डेट भी लिख देना, है ना. तो ये एक विड्रॉल का एप्लीकेशन आपने सबमिट किया, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी विड्रॉल के PF के दे देने का, चेक हो गया, बैंक के डिटेल्स हो गए, और तो कुछ नहीं है इसमें. अब तो PF का टाइम बढ़ गया, आई थिंक नया रूल आया ना पिछले 1-1.5 महीने पहले तो 2 महीने में PF का अकाउंट से पैसे आ जाते थे, पर अब PF साल भर लेगा बोलते हैं, तो अब पता नहीं कैसा होगा उस केस में. तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी है 1 साल तक तो नहीं आएगा PF का अमाउंट. तो PF का कार्ड वगैरह भी रहता है, तो वो आप निकलवा सकते हैं ऑफिस से. तो उसमें सारा चिट्ठा रहता है कि कितना PF आपके और कंपनी की तरफ से
ऐड हो चुका है, तो उसमें सारी डिटेल रहती है। हर साल भेजते हैं वैसे, फाइनेंस वाले भेजते हैं, एचआर वाले भेजते हैं, मेरे को याद नहीं है। तो वो आप मेल में मिल जाता है। ऐसे ही आप रिज़ाइन हो जाएंगे तो उसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो रिलीविंग लेटर होता है, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑर्डर बन के आता है हेडक्वार्टर से। तो आपने स्टेशन इंचार्ज से लिया साइन, फिर उसके बाद एचआर को दिया, एचआर के बाद प्रोसेस होने के लिए वो जाता है सीएचक्यू। सीएचक्यू से आपका बन के आएगा रिलीविंग ऑर्डर, पूरा उसमें ऑर्डर लिखा होगा, पूरे मेल भी होंगे। तो वो जब मिलता है तब आप ऑफिशियली आउट हो जाते हैं। तो उसमें डेट भी लिखी होती है, लेटर हेड में बन के आता है, या फिर ऐसे ऑफिशियल ऑर्डर भी रहता है, वाइट कलर का जो पेपर रहता है उसमें। तो वो जब मिलने के बाद आपका फिर पीएफ का काम चालू होता है। तो पीएफ का काम में तो आप करके डाल सकते हैं, बाकी अब मिलेगा तो बाद में मिलेगा, वैसी वाली बात है, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं बता देता हूँ, जैसे कुछ स्टिकी पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने। तो इसमें जो रिज़ाइन करते समय मेरे को लगा वो रिकवरी लगी, तो कुछ पैसे आपको देने पड़ते रिज़ाइन करने के, मैंने पैसे दिए समझ लो। मेरे केस में 10,000 था। यूनिफॉर्म का या शू का इस ब्लॉक पीरियड में लिया है आपने, मतलब शू का जैसे इस साल के पीरियड में लिया है तो उसको वापस करना पड़ता है। कुछ उसके ऊपर भी मतलब सर्कुलर्स है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। मतलब किस केस में आपको कितनी रिकवरी देनी पड़ेगी वो सब लिखा हुआ है उसमें। यूनिफॉर्म की देनी पड़ेगी, शू की, टेलीफोन बिल्स की अगर आपने ली है तो। अब तो टेलीफोन बिल का भी चालू हो गया है, उस पर भी रिम्बर्समेंट हो जाता है। फर्नीचर नहीं हुआ है अभी। सो दोज थिंग्स आपको पे करने पड़ते हैं। एक सब पर्टिकुलर टाइम तक है, उसके बाद अगर आपको हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं पे करना रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपने लिया हुआ है तो फिर आपको वापस करना पड़ता है, एज अ रिकवरी बोलते हैं इसको। तो मैंने 10,000 पे किए थे। नो ड्यूज़ फॉर्म रहता है, जैसे स्कूल कॉलेज में अपन लोग करते थे ना, जाने से पहले नो ड्यूज़ भरते थे, वैसा ही यहाँ पे भी करना पड़ता है। सारी जगह आप जाएंगे, दूसरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनके हेड के पास जाएंगे, सबसे बात होगी, आपसे पूछेंगे क्यों भाई इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हो, तो आपको आंसर्स रेडी रखने पड़ेंगे। सब चीज़ें पूछेंगे वो में भी, तो उनका साइन लगेगा, क्योंकि तो जो है बता देने का। मैंने सबको जो जो था जैसा जैसा वो ईमानदारी से बताया, और जो भी पूछा वो सब बता दिया, है ना। क्योंकि मेरे को लगता है साइन ले रहे हो आप अगेन, तो उनका हक है जानने का। मेरे को लगता है जब आप ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन तो देखे होंगे ना, बॉन्ड साइन करवाते हैं तो विटनेस के भी साइन रहते हैं। आपका कोई रिलेटिव या फिर जान पहचान का बॉन्ड की जिम्मेदारी लेता है, वो साइन पे ही लेता है आपके, उनके साइन पे। तो कोई जिम्मेदारी उठा रहा है यार, तो क्योंकि कल को कोई दिक्कत किया आप तो उनके पास जाके उनसे लीगली बॉन्ड निकलवाया जाएगा। सो साइन का महत्व थोड़ा वैसा समझ लीजिए। दूसरा एक और होता है, जब ज्वाइनिंग के टाइम में गैजेटेड ऑफिसर्स से लेते हैं अपन लोग, 2 गैजेटेड ऑफिसर्स से साइन लेते हैं, तो वो एक्चुअली कैरेक्टर बताते हैं अपना कि ठीक है करके, वो जिम्मेदारी उठाते हैं। तो कहना चाह रहा हूँ कि साइन का थोड़ा सा महत्व रखते हुए बता देने का जो है। क्लोज रूम में बात चल रही है तो वैसे भी बाहर नहीं आनी है कुछ भी, तो क्या बात हुई वो तो अब मैं उस पर नहीं जाऊँगा, पर जो है वैसे बता देने का। लीज़ कैंसिल कराना पड़ सकता है, जैसे मैं लीज़ में था यहाँ पे तो लीज़ कैंसिल कराया, उसके लिए एप्लीकेशन या फिर मेल लिखना पड़ सकता है। मेरे केस में मैंने मेल लिखा था, क्या क्या मेल में लिखना था वो मेरे को बता दिए थे वहीं पे सेक्शन में, तो मैंने वैसा वैसा वहीं पे सामने लिख दिया, क्योंकि मेरा मेल बंद हो गया था रिलीव होने के बाद। मेल वेल सब कुछ आपका बंद हो जाएगा, ऑफिशियल मेल और ऑफिशियल जो भी एम्प्लॉयज़ के वेबसाइट है जहाँ पे एक्सेस रहता है आपका, सब बंद हो जाएगा विदिन 1 मंथ। तो वो सब भी रहता है, तो इसलिए मैंने किसी और के मतलब पीसी से किया था। फिर डिपॉज़िट रिटर्न करना पड़ेगा एआई को। सो यहाँ ओनर से आप बोलेंगे, ओनर से फिर देंगे आप डिपॉज़िट लेके अथॉरिटी में, और उनसे मेल भी लेना रहता है, क्योंकि वो उनके प्रूफ भी तो होना चाहिए कि हमने इसको डिपॉज़िट वापस कर दिया है। मेरे केस में 1 लाख रुपए था आई थिंक डिपॉज़िट, तो मैंने उनसे लेके वापस कर दिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, पीएफ का एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, पीएफ का एप्लीकेशन देना रहता है, साथ ही साथ कैंसल्ड चेक और पीएफ कार्ड देना रहता है। पीएफ कार्ड में पीएफ की सारी डिटेल्स होते हैं, तो वो निकलवा के आप दे देने का कि इतना इतना अमाउंट है, वो भरना पड़ता है। अरे हाँ, यहाँ पे एक फॉर्म रहता है 15G करके, जी करके एक फॉर्म रहता है। अब जी है कि मेरे को नहीं याद नहीं है, उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, उसको भरने के बाद ही आपको पीएफ का वो विड्रॉल मिलता है। वो गलत भर दिए तो दिक्कत हो जाती है। उसमें आपको डिटेल भरनी रहती है कि कितना अमाउंट आप रिकवर करना चाह रहे हैं, और वो सही से ही भरना रहता है। उसमें ब्लॉक पीरियड्स वगैरह लिखने रहते हैं, और किसी कभी भी आप सर्च करके देखेंगे मिल जाएगा आपको। तो वो वाला फॉर्म आपको अच्छे से भरना रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है वो। किसी सीए से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। किसी के केस में एनओसी और बॉन्ड ट्रांसफ़र भी हो सकता है। एनओसी का मतलब कहीं और जा रहे हैं तो एनओसी लगेगा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टाइप का। तो इस केस में मतलब ऐसा नहीं है, एक एक वो होता है ना
क्या इंटीमेशन लेटर, उसको नहीं बोल रहा हूँ मैं। एनओसी लेटर मतलब एनओसी ऐसा रहता है कि ऑफिशियल ऑर्डर रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं है करके हमको इस ऑर्गेनाइजेशन से इस ऑर्गेनाइजेशन भेजने में, हमारी तरफ से कुछ नहीं है करके। बॉन्ड ट्रांसफ़र भी हो सकता है, मेरे केस में ये दोनों ही नहीं थे तो मैंने कुछ नहीं किया है। तो बॉन्ड ट्रांसफ़र वाले केस में भी आपको एक्स्ट्रा थोड़ा तामझाम करना पड़ सकता है। रिलीविंग ऑर्डर है, ऑफिशियल ऑर्डर मिलेगा आपको, तो वही आपका मेन है और उसी से आपको समझ में आएगा कि आप रिलीव हो चुके हैं। रिलीव मतलब छोड़े जा चुके हैं आप, तो इस डेट को आप छोड़े जा चुके हैं। तो जितना भी कुछ भी कार्य था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, अब आप इस डेट से आउट है ना। ग्रेजुटी इन केस अगर आपको 5 साल से ऊपर हो गए, मेरे को 4.5 साल हो गए और थोड़ा टाइम रुकता तो मैं ग्रेजुटी भी ले सकता था, पर जितना अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया था उस हिसाब से मेरे को लगा कि यार वर्थ इट नहीं है, 5-6 महीने में तो बहुत कुछ करा जा सकता है, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। आप चाहो तो रुक के ले सकते हैं, अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो अमाउंट तब बड़ा होता है जब बहुत टाइम होता है, आपको ज़्यादा टाइम हो गया सर्विस में ना, तब आपका बहुत अमाउंट होता है। पर अमाउंट तो अमाउंट है, मन करा तो ले लीजिए आपको। मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं लिया ग्रेजुटी। फिर उसके बाद क्यों नहीं लिया वैसे, जितना टाइम मैं स्पेंड करता और कंपेयर टू जितना पैसा मिल रहा था मुझे उसके बदले में मेरे को लगा उतना वर्थ इट नहीं है। हालांकि पुराना 4 साल भी काउंट करना चाहिए था मेरे को, पर मेरे को वर्थ इट नहीं लगा। मेरे को लगा अब स्टार्ट करना चाहिए, अपना काम स्टार्ट करना जल्दी जल्दी, क्योंकि और लेट किया तो मैं और थोड़े पैसों के लिए और मतलब टाइम ROI बहुत कम लग रहा था मेरे को। टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा होती है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, अर्निंग्स वाले वीडियो में बताया था। PF अमाउंट में टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जैसे मैंने बताया 2 साल नहीं 1 साल हो गया अब तो। पहले 2 महीने में मिल जाया करता था, अब पता नहीं कैसे कितने टाइम में मिलेगा। मैंने ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी है, 1 साल ही मान के चल रहा हूँ फ़िलहाल। आपको ID कार्ड और मेडिकल कार्ड वगैरह सब सबमिट करना पड़ सकता है। तो जो मैं एयरपोर्ट में ID कार्ड दिखा के जो एंट्री ले लेता था VIP साइड से, अब वो मैं नहीं कर पाऊँगा। जो फिल्म स्टार लोग, सेलिब्रिटीज़ लोग देखे हो ना, जिस गेट से जाते हैं वो गेट से मैं चले जाया करता था कार्ड दिखा के, क्योंकि मैं यहीं का पोस्टेड हूँ, तो घर वर जाने में मेरे को जल्दी हो जाता था, लाइन वाइन में नहीं लगना पड़ता था। तो उसका एक स्पेशल काउंटर रहता है, फर्स्ट क्लास वाली जो रहती है, सब एक अलग चेकिंग रहती है वहाँ पे, पूरा मतलब अलग ग्रुप बैठाए रहते हैं चेकिंग करने के लिए। पायलट वगैरह भी सब वहीं से जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मेरे को घुसने में, फटाकले 5 मिनट में हो जाता है। लेकिन अब वो मैं नहीं अवेल कर पाऊँगा। मेडिकल कार्ड वगैरह भी देना पड़ सकता है। लीव एंड कैश कराने ना, रिमेनिंग कैश लाइक PRP। सो PRP जैसे पिछले साल का आया, तो पिछले साल भी तो मैं जॉब कर रहा था, तो पिछले साल का अगले साल आएगा मैं भी। और लीव्स वगैरह जैसे EL हो गई, वो सब एन कैश कराना होगा तो वो सब एन कैश करा सकते हैं, तो वो सब में भी आपको लगेगा। तो मैं कुछ पार्ट तो एन कैश करा चुका हूँ, एक पार्ट और बाकी हुआ है, बचा हुआ है, तो वो मैं और लूँगा। आखिरी के 30 बचे रहते हैं, तो वो रेजिग्नेशन के बाद ही मिलते हैं, तो वो मैं अब जब आएंगे तब आएंगे, है ना। तो सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने, जितना भी है, तो यही सारी चीज़ें थी। जितना भी प्रोसेस है वो पूरा 1-1.5 महीना ले सकता है, तो टाइम लिमिट रेडी रखिएगा, इतना मतलब मान के चलिएगा कि टाइम लगता है। और कई टाइम पे लोग नहीं मिलेंगे आपको, छुट्टी पे होंगे या तो फिर, तो उस केस में और टू एंड फ्रो और चक्कर काटने पड़ सकते हैं आपको ऑफिस के। अभी मैं जैसे रिलीव्ड हूँ, मेरी रिलीविंग भी मेरे पास है, तो मेरी मतलब छुट्टी हो चुकी है वहाँ से, तो मैं अपना अब काम पे पूरा फुल फोकस रखा हूँ। तो इसके पहले की एक और वीडियो मैं बना दूँगा कि क्या क्या लास्ट चेंजेस आए हैं मेरे टाइम तक, ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए। उसके बाद के चेंजेस मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जितना चेंजेस आया अथॉरिटी में मैंने बता तो दिया है, पर चेंजेस आते रहते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते। जो भयानक चेंज आएगा वो आएगा 8 पे कमीशन पे आएगा, तो उसके लिए 1-1.5 साल है अभी। अगले साल जब सेंट्रल में लगेगा तो उससे समझ में आ जाएगा। होपफुली कुछ सीखने मिला होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और करेंगे। बाय।